नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते अपने टॉपिक को। आज डीसी थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक विद्युत सोल्डरिंग आयरन के ऊष्मक तंतु का प्रतिरोध 80 ओम है। यदि इसे 240 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाए तो इसमें प्रवाहित धारा होगी। तो देखिए भाई, आपको इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। इसमें आप लोगों को क्या क्या दिया है देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को रेजिस्टेंस दिया है, यानी आर दिया है आपको 80 ओम, ठीक है ना। यानी रेजिस्टेंस आप लोगों को दिया है कितना इसमें 80 ओम, और वोल्टेज दिया आपको 240, ठीक है ना। वोल्टेज कितनी दे दी भाई इसमें वोल्टेज दी है हमें कितना 240 वोल्ट। क्या निकालना है भाई इसमें आपको करंट फाइंड करनी है। तो आई इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला आता है भाई करंट का, आपको पता होगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वोल्टेज दी है आपको 240 और रेजिस्टेंस आपका 80। ये 0 से 0 को 8 दिया 24, यानी करंट की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 3 एम्पियर। तो देखिए 3 एम्पियर ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था हमारा, जनरल से इजली से फाइंड आउट हो सकता था पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है। इसने पूछा दोस्तों सही नहीं है। अब देखिए आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 नहीं होता दोस्तों। ये क्या होता है रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, दो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में जुड़े हों इस प्रकार से। अगर मैं आपसे बात करूँ, एक रेजिस्टेंस ये है हमारा और एक रेजिस्टेंस हमारा ये है। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो इसको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए लगाते हैं R बराबर या RT लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो ये ओम्स के नियम के अनुसार नहीं होता। P बराबर या W बराबर I स्क्वायर R ये भी होता है, V बराबर W अपन V या P अपॉन I भी इसको लिख सकते हैं। तो ये पावर का, ये वोल्ट निकालने का हो गया, ये पावर निकालने का हो गया और ये करंट निकालने का हो गया। तो तीनों तो ओम के अकॉर्डिंग होते हैं, परंतु जो बी ऑप्शन है हमारा ओम के अकॉर्डिंग नहीं है, ओम्स के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न हमारा कि विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, यानी ईएमएफ जो होता है फुल फॉर्म पूछी जाती है विद्युत, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। फुल फॉर्म इसकी होती है भाई हमारी ईएमएफ की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। तो फुल फॉर्म इसकी याद रखिएगा दोस्तों, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। यूनिट क्या होती है इसकी वोल्ट होती है, और ई से क्या करते हैं इसको प्रदर्शित करते हैं ईएमएफ को, ठीक है। और यूनिट क्या होगी इसकी वोल्ट होगी। तो इसमें पूछा है कि विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है इलेक्ट्रॉन्स का पलायन रोकने हेतु नहीं, असंतुलित परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स को पृथक रखने हेतु नहीं, कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस में परिवर्तित करने हेतु नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करना है। ईएमएफ का कार्य क्या होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का क्या करता है कार्य करता है, उसका बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं। तो ये क्या करता है जनरली हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए दोस्तों क्या होता है सहायक होता है, आवश्यक होता है हमारा विद्युत वाहक में। इसमें आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है आपका। इसमें आपको दिया है कि वोल्टेज तथा करंट मापने के लिए, वोल्टेज तथा करंट मापन के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन सही है। आपको वोल्टेज और करंट मेजर करना है, तो इनमें से पूछा है दोस्तों आपसे कि कौन सा संयोजन सही होगा हमारा। तो देख लेते हैं पहला संयोजन। इसमें वोल्ट मीटर भाई आपका सीरीज में जुड़ा है और एमीटर पैरेलल में, तो ये तो संयोजन गलत हो गया। वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ता है, एमीटर सीरीज में जुड़ता है। इसमें देखिए इसमें भी दोनों एक साथ जोड़ दिए भाई पैरेलल, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। डी की बात करें तो वोल्ट मीटर किसमें जोड़ दिया आपका सीरीज में, तो गलत हो गया। एमीटर सीरीज में ठीक है, पर वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है पैरेलल में। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि एमीटर जो होता है वो कैसे जुड़ता है भाई आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, लाइन के सीरीज में कनेक्ट, और वोल्ट मीटर क्या है क्रॉस कनेक्ट होता है नहीं पैरेलल, एक टर्मिनल यहाँ पर एक टर्मिनल यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, यानी बी है सबको सही संयोजन होगा हमारा वोल्टेज करंट मापने के लिए। अब वोल्ट मीटर और एमीटर से दोस्तों कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। मैंने इस पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से जरूर देखिएगा। क्योंकि वोल्ट मीटर एमीटर से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक आइडियल वोल्ट मीटर है, आप वोल्ट मीटर की बात करें ठीक है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लेगा आपसे, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए एमीटर का वोल्ट मीटर का, तो इससे प्रश्न बनते हैं, तो उसको आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि 3 समान प्रतिरोधकों के श्रेणी परिपथ में, यदि 3 समान प्रतिरोधकों के श्रेणी परिपथ में उसी मान का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। क्या करा है हमने,
कि यदि 3 समान प्रतिरोधकों के श्रेणी परिपथ में उसी मान का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और जोड़ दिया जाए तो सभी प्रतिरोधों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही रहेगा, प्रत्येक प्रतिरोधक के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही रहेगा, प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप घट जाएगा और परिपथ में करंट का मान बढ़ जाएगा। तो देखिए भाई, हमारे 3 समान प्रतिरोधक थे, मान लो देख लेते हैं, 3 समान प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस है मान लो। यदि 3 समान प्रतिरोधकों के श्रेणी परिपथ में उसी मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया। अगर सब भाई ये आर आर वैल्यू के हैं ना हमारे, तो एक आर वैल्यू का क्या जोड़ दिया हमने, और जोड़ दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा दोस्तों हमारा, तो देखिए भाई क्या होगा हमारा, जो प्रत्येक परिपथ के अक्रॉस जो होगा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी, घट जाएगी। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, प्रत्येक परिपथ के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है हमारी वो क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी, घट जाएगी, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है हमारा, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, और हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, घट जाएगा। जितने रेजिस्टेंस होंगे इतने वोल्टेज ड्रॉप होंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होती रहेगी दोस्तों मेरी, घट जाएगी इसमें, ठीक है। ये आपको जनरल इसमें याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि 100 वाट 250 वोल्ट, यदि 100 वाट 250 वोल्ट तथा 500 वाट 250 वोल्ट लैंप को श्रेणी क्रम में 500 वोल्ट स्रोत से जोड़ दिया जाए, ठीक है ना भाई। 100 वाट 250 वोल्ट तथा 500 वाट 250 वोल्ट, वोल्टेज सबकी सेम है परंतु वाटेज अलग अलग हैं। एक 100 वाट का बल्ब है, एक 500 वाट का बल्ब है, दोनों को 220 वोल्ट लैंप्स को आपस में श्रेणी में 500 वोल्ट स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो क्या होगा भाई। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये बना के थोड़ा सा। एक लैंप आपका ये लगा हुआ और एक लैंप का वो सीरीज में दोनों लैंप हैं, ठीक है ना। और किससे जोड़ा है, 500 वोल्ट से जोड़ दिया जाता है दोस्तों स्रोत से। इसकी जो रेटिंग है भाई, इसकी पहले वाले की रेटिंग जो है, ये लैंप 1 है और ये लैंप हमारा 2 है। तो जो पहले की रेटिंग दी है दोस्तों, पहले की रेटिंग दी है, जो पावर है उसकी 100 वाट है, ठीक है। और वोल्टेज रेटिंग है वो कितनी है, 250 वोल्ट है, ये 1 के लिए है। इसी प्रकार से पावर 2 यानी जो लैंप 2 की बात करें तो उसकी पावर कितनी दे रखी है, हमें 500 वाट दी है, कितनी है इसकी 500 वाट। और जो वोल्टेज है हमारी भाई लैंप की, इसकी वोल्टेज कितनी हुई, 250 है। अब हमने क्या किया है भाई इसमें, अब हमने क्या किया कि श्रेणी क्रम में लैंप आपस में जोड़ दिया और 500 वोल्ट स्रोत से सहेज कर दिया, यानी 500 वोल्ट वो दे दिया। तो क्या होगा, 100 वाट का बल्ब वाला फ्यूज हो जाएगा, 500 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। दोनों बल्ब अपनी वाट के अनुसार धीमे प्रकाशित होंगे या दोनों बल्ब समान रूप से प्रकाशित होंगे। तो देखिए जब भाई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इसमें आपको कोई सा भी लैंप, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बल्ब आपसी अपनी वाटेज के अनुसार धीमे प्रकाशित होंगे। जब भी कोई चीज़ दोस्तों आपने सीरीज़ में जोड़ दी है तो सीरीज़ में क्या होता है, आपकी करंट सेम रहती है परंतु वोल्टेज बढ़ जाती है। वोल्टेज बढ़ जाएगी दोस्तों आपकी, तो वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ने से आपके लैंप क्या होते हैं, धीरे ग्लो करेंगे। तेज रोशनी ना प्रकाश कर क्या होगा, धीरे ग्लो करेगा। तो जितने आपकी वाटेज के अनुसार, जितनी वाट होगी उसकी अपनी वाट के अनुसार क्या होगा दोस्तों, धीमे प्रकाशित होगा। रेजिस्टेंस से मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, आपके लैंप से भी कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं कि लैंप से क्वेश्चन से किस प्रकार से प्रश्न बनेगा आपका। आपसे रेजिस्टेंस निकालने के पूछ लेगा, आपसे करंट निकालने पूछ लेगा, आपसे पावर पूछ लेगा। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि 100 वाट 250 वोल्ट का लैंप है और 500 वाट 250 वोल्ट का लैंप है, उसको श्रेणी क्रम में 500 वोल्ट से जोड़ा जाए है, तो उनमें से कौन सा बल्ब तेज जलेगा, वैसे पूछ लेगा आपका। ठीक है, तो मैंने आपको सब कॉन्सेप्ट में बताया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको वीडियो को जाके देख सकते हैं। काफ़ी प्रश्न मैंने इसमें कराए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों बल्ब अपनी वाटेज के अनुसार धीमे प्रकाशित होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कन्फ्यूज वाले करने वाले क्वेश्चन होते हैं, बस आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वो देखना है क्या उसने प्रश्न में आपसे पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 1 मेगा ओम तथा 1 मिलियन ओम के प्रतिरोधकों को, यदि 1 मेगा ओम तथा 1 मिलियन ओम के प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो कुल प्रतिरोध होगा। अब 1 मेगा ओम कितना होता है दोस्तों, आपका 10⁻⁶ होता है आपका। ठीक है, जब आपका देखो क्या है, 1 मिलियन ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़ा जाता है, तो एक टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 1 मेगा ओम ये है और 1 मिलियन ओम है, तो इसमें कम हो जाएगा, 1 आधा करेंगे, 1 हमारे 2 हो जाएंगे। तो देखिए अब जब देखिए 2 रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, आपका रेजिस्टेंस की बात करें तो वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, मैंने आपको सवाल में बताई थी कि जब 2 रेजिस्टेंस आपके हुए कैसे, दोनों के इसमें जुड़े हैं पैरेलल में, मेगा ओम बोल दीजिए या इसको क्या बोल दीजिए, 1 हमारा मिलियन ओम बोल दीजिए। ठीक है ना। अब जो 2 रेजिस्टेंस भाई इस प्रकार से हमारे जुड़े होंगे, एक रेजिस्टेंस ये रहा हमारा
और एक रेजिस्टेंस ये रहा। इसका कितना है, कितना दिया है 1 मेगा ओम है, और ये कितना है 1 बिलियन ओम। तो बात है हमारी ये, तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 1 और 1 है हमारे, जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं हमारे, तो उसको क्या कर देते हैं डायरेक्ट हम दोस्तों, आधा कर दीजिए। आधा कर देंगे कितना, तो 1 का आधा कितना, तो 0.5। तो 0.5 मेगा ओम, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा हमारा राइट आंसर, 0.5 मेगा ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन रेजिस्टेंस आपका सवाल में बताया था, आपको हमेशा याद रखना है कि जब आपको देखिए 2 रेजिस्टेंस इस प्रकार से दिए हों, ठीक है ना, 2 रेजिस्टेंस आपको दिए हों, अगर इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू क्या है 10 है, ये R1 है और ये क्या है भाई आपका R2 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो डायरेक्टली आप वैल्यू क्या कर दीजिए, आधी कर दीजिए। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो क्या कर दीजिए, आधी कर दीजिए। अगर 10-10 हैं तो क्या कर देंगे, आधी कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। अब कैसा है 5, मैं आपको बता देता हूँ। इसको लगाने का तो आप ऐसे लगा दीजिए 1/R1 + 1/R2, या तो आप ये लगा दीजिए एलसीएम लेके, नहीं तो सबसे अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ। मैंने आपको बताया है कि R1 × R2 अपॉन R1 + R2 करके आप लगा दीजिए हमेशा, ये फॉर्मूला लगाइए। अब देखिए दोनों की वैल्यू क्या थी, मैं यहाँ पर बनाता हूँ सवाल। ये दोनों की वैल्यू क्या थी, 10 ओम इसकी थी और 10 ओम इसकी थी। ये R1 है आपका और ये क्या है भाई R2। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो R1 की वैल्यू कितनी 10, R2 की वैल्यू कितनी थी 10 अपॉन 10 + 10, तो कितना आएगा भाई 10 दूसरा 100 और 10 और 10 20, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया, तो वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारी 5 आई। तो मैंने इसलिए आपको बोला है जब भी आपको सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू मिले तो तुरंत उसका आधा कर दीजिए। 1 और 1 मेगा ओम हमारा दिया है हमारा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका, 1 और 1 का आधा कितना, 1 का आधा कितना होगा 0.5। तो 0. मेगा ओम इसका क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उस प्रतिरोधक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है भाई आपसे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जनरल से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इतना डीपली नहीं पूछेगा। डीपली क्वेश्चन भी बनते हैं परंतु बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपके डलते हैं पेपर में। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है हमारा कि यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो, वोल्टेज ज्ञात हो आपको और उसमें धारा ज्ञात हो, तो रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे। तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको पता होगा कि R/V/I। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं। R/I/V नहीं, R/V/I नहीं, R/V/I। देखिए नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा किरचॉफ लॉ से पूछा गया है, KCL किरचॉफ करंट लॉ का प्रश्न है हमारा कि दिए गए परिपथ में I5 धारा का मान होगा। अब देखिए I5 धारा का क्या निकालना है, मान निकालना है, यानी जो करंट है हमारी भाई कौन सी I5 जो करंट है, ठीक है ना, यानी ये जो करंट I5 इसका मान निकालना है, कितनी वैल्यू होगी। देखिए अब मैंने इसमें आपको बताया था किरचॉफ करंट लॉ में क्या करना है, जो ये अंदर आने वाली करंट है, जंक्शन है आपका भाई, ठीक है ना। इसमें किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है हमारा कि जंक्शन की ओर आने वाली, जंक्शन से दूर जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, इसको हम लिखते हैं समेशन I = 0। ठीक है ना, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा सब लोगों ने, किरचॉफ का करंट लॉ KCL बोलते हैं। ठीक है ना, तो चार्ज ऊर्जा संरक्षण के पर आधारित होता है हमारा, जनरली आपको पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर। ठीक है ना, आवेश को ऊपर होता है। तो इसमें देखिए क्या दिया है आपका, इसमें I5 आपको निकालना है। तो देखिए जो इतनी भी इनकमिंग करंट होती है हमारी, इनकमिंग का मतलब जंक्शन की आने वाली करंट, जितनी भी जंक्शन हुई, ये भी जंक्शन की ओर आ रही है, ये भी जंक्शन की ओर आ रही है, जंक्शन से बाहर जा रही है, ये भी क्या जा रही है, जंक्शन से भाई बाहर जा रही है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जितनी भी जंक्शन की ओर अंदर आने वाली करंट है उनको हम क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे। उनको क्या कर देंगे हम, प्लस मान लेंगे। जंक्शन से बाहर जा रही है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जंक्शन की ओर अंदर कौन कौन सी आ रही है, 3, 2 एम्पियर और 10 एम्पियर। तो 10 और 2 12 और 3 15, 15 एम्पियर क्या आ रहा है दोस्तों अंदर आ रहा है, और 4 एम्पियर क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो 15 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 11। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा हमारा आंसर, इसमें कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ईजिली से क्वेश्चन दिया है और ईजिली से इसका आंसर फाइंड आउट हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, आपको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता दोस्तों। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से हल करना है। इनकमिंग करंट को प्लस मान लीजिए, आउटगोइंग करंट को निगेटिव मान लीजिए। तो अंदर 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, अंदर 15 हो गया, बाहर कितना 4 आ रहा है, इसको माइनस कर देंगे तो I5 निकल जाएगी। तो I5 के लिए कितनी आ गई, 11 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर उठते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए परिपथ में प्रतिरोधक RS में से R8 में से R8 दिया है भाई हमारा, धारा प्रवाह का मान होगा। धारा प्रवाह का मान होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका, धारा प्रवाह पूछी गई है। अब देखिए
सबसे पहले ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ भाई कि ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आप करंट देख लीजिए, करंट कहाँ कहाँ से हमारे एंटर है और कितना हमारा सर्किट में आ रही है। देखिए यहाँ से हमारा इनपुट है, ये देखिए करंट आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे देखिए 5 एम्पीयर यहाँ पर है, 3 एम्पीयर यहाँ पर है और 2 एम्पीयर यहाँ पर है, यानी 5 और 3 8 और 2 10, यानी टोटल एम्पीयर करंट कितना होगा यहाँ से 10 एम्पीयर करंट आया होगा। ठीक है ना भाई। इनकमिंग करंट देख लीजिए कितना आया होगा भाई, 5 एम्पीयर यहाँ पर है, ये 5 एम्पीयर है, यहाँ पर कितना है सर रजिस्ट्रेशन में R3 में 3 एम्पीयर और इसमें हमारा कितना एम्पीयर 2 एम्पीयर, तो 5 और 3 8 एम्पीयर और 2 10 एम्पीयर, टोटल जो इनकमिंग करंट है भाई कितना है हमारा 10 एम्पीयर करंट आया। ठीक है ना, कितना आया 10 एम्पीयर करंट आया। देखिए 10 एम्पीयर करंट यहाँ पर और यहाँ पर आके यहाँ पर मिल गया हमारा वापस, यहाँ पर बटा करंट, क्योंकि जंक्शन था भाई, जंक्शन में करंट बढ़ गया, 5 एम्पीयर यहाँ चला गया, 3 एम्पीयर यहाँ चला गया और हमारा 2 एम्पीयर यहाँ चला गया, तो बढ़ गया वापस यहाँ पर आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 एम्पीयर। अब 10 एम्पीयर में से देखिए हाँ भाई, यहाँ पर 10 एम्पीयर था हमारा, यहाँ से रेजिस्टेंस में बढ़ कर वापस कितना मिल गया हमें, यहाँ पर 10 एम्पीयर मिल गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है भाई 4 एम्पीयर, तो यहाँ पर कितना होगा 4 एम्पीयर यहाँ चला, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना बचा होगा 6 एम्पीयर। तो 6 एम्पीयर ऑप्शन में देखिए ओनली ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें कोई पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल आपको माइंड यूज़ करना है थोड़ा सा और कुछ नहीं। 5 एम्पीयर यहाँ पर है, 3 एम्पीयर यहाँ पर है, 2 एम्पीयर यहाँ, 5 और 3 8 और 2 10, तो टोटल इनकमिंग करंट कितना था हमारा टोटल 10 एम्पीयर। यहाँ पर कितना पहुँचा 10 एम्पीयर, 10 4 यहाँ पर बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना बचा होगा 6 एम्पीयर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से जनरल से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इनका सभी को पता होना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उस पर भी आप देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, उसका लंबाई एवं कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, उसका कटाक्ष क्षेत्रफल केवल कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है या उसकी लंबाई घटा दी जाती है। अब देखिए आपने लो ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े होंगे, हमने पढ़ा था कि पहला R प्रोपोर्शनल L, दूसरा हमने पढ़ा था R इक्वल टू 1/A और तीसरा हमने पढ़ा था R इक्वल टू रो L/A। अब ये देखिए बहुत ही सिंपल है, आपका रेजिस्टेंस के 3 नियम पढ़े होंगे आपने, R प्रोपोर्शनल R इक्वल टू 1/A और R इक्वल टू रो L/A। अब देखिए भाई इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी उसकी जब लंबाई बढ़ा दी जाएगी, आपने पहला भी लो पढ़ा है, आपने देखा है अभी कि R प्रोपोर्शनल क्या होता है L होता है, कि जब किसी चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है दोस्तों बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि इसकी लंबाई एवं कटाक्ष क्षेत्र बढ़ा दिया जाए। अब देखिए भाई R इक्वल टू रो L/A होता है, यानी इसकी लंबाई भी बढ़ा दी और उसका कटाक्ष क्षेत्र भी बढ़ा दिया, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा भाई हमारा, तो इससे क्या होना पड़ेगा रेजिस्टेंस में डिक्रीज होता है हमारा, हमने पढ़ा था अभी। तो ऐसा तो नहीं होता, तो इसमें क्या होगा यानी R प्रोपोर्शनल L हमारा क्या होगा राइट आंसर, पहला ऑप्शन जो होगा भाई उसकी चालक की लंबाई बढ़ा दी जाएगी, उसका कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ाएंगे नहीं भाई, कटाक्ष क्षेत्रफल क्या होता है R इक्वल टू रो L/A होता है, एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रतिरोध तो बढ़ता नहीं है। इसमें पूछा है कि चालक का प्रतिरोध बढ़ता कब है, जब, तो प्रतिरोध बढ़ेगा कब, जो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा तार का वायर का हमारा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो R प्रोपोर्शनल यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, यानी किसी चालक का प्रतिरोध का बढ़ता कब है, जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई में कटाक्ष क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर, या उपरोक्त में से किसी पर नहीं। अब देखिए ये जो किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है हमारा, जो रेजिस्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों आपका, वो किस पर निर्भर करती है हमेशा, वो निर्भर करती है भाई आपके चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, उसके नेचर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आपके पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आप लोग भाई याद होना चाहिए। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है हमारा वो किस पे, आपका लंबाई पर या हमारा किसी पर, हमारे एरिया पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर निर्भर नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर पर डिपेंड करता है, किस प्रकार का आपने मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया गया है उसका कंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जनरली आपको इसमें पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है भाई, ये प्रश्न तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कि धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर, यानी मेटालिक रेजिस्टेंस है जो धात्विक होते हैं आपके, धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है
नियत रहता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है। यानी धात्विक, यानी धात्विक का पूछा है तो धातु क्या होती है भाई हमारी, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बढ़ जाएगा। इन 93 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है, बढ़ता है हमारा। भाई कोई कंडक्टर है हमारा, धात्विक प्रतिरोध है हमारा, एक प्रकार क्या है, चालक है हमारा। तो चालकों का प्रतिरोध जो होता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उनका क्या होता है, धनात्मक होता है। जो तापमान बढ़ने पर ना जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर से पूछा जाता है, धात्विक सारी चीज़ें होती है मैक्सिमम सब क्या होती है कंडक्टर में आती है। तो कंडक्टर का जो भाई टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है ना, क्या होता है, कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा जो होता है वो क्या होता है भाई हमारा पॉजिटिव होता है, धनात्मक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि किसी भी चालक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक होने का मतलब है कि यदि किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या होना पड़ेगा, उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इनका पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर का क्या होता है दोस्तों, आपका इंसुलेटर का निगेटिव होता है। और आपका सेमीकंडक्टर का जो होता है भाई, सेमीकंडक्टर भी क्या होता है, निगेटिव होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। केवल कंडक्टर का क्या होगा, पॉजिटिव, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेमीकंडक्टर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाएगा। और इंसुलेटर के लिए क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर घट जाता है। और कुछ मटेरियल्स हमारे एलो मेटल्स ऐसे आते हैं दोस्तों जिनका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे हीटिंग एलिमेंट बनता है तो उनका कोई टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं पड़ता, तो एलोय मेटल्स होते हैं हमारे, उस पर भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जूल की नियतांक का मान होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आपका जूल की नियतांक का मान कितना होता है, आपका होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है ना, कितना होता है भाई आपका कि 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है हमारे जूल के नियतांक का मान। बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, ये आपको सवेल याद होनी चाहिए, 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कार्बन फिलामेंट का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर। अब देखिए भाई कौन सा फिलामेंट पूछा है आपसे, कार्बन पूछा है, कार्बन फिलामेंट। ठीक है ना, क्या पूछा है आपसे, कार्बन फिलामेंट। अब कार्बन क्या होता है भाई, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। कार्बन क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है ना, कार्बन क्या है, एक सेमी कंडक्टर होता है। तो कार्बन सेमीकंडक्टर होता है। अभी मैंने आपको क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे तापमान बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। यानी तापमान बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर का मापा जाता है हमारा, यूनिट पूछ लेता है। सबकी यूनिट आप लोगों को पढ़ लेनी है, यूनिट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आपको पढ़ लेना है। उसका वीडियो मैंने आपको बनाया है काफ़ी, आप कहीं से ही पढ़िए, परंतु इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेना, ये काफ़ी प्रश्न उससे बन रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए दोस्तों। ठीक है ना, आप मोटर से पढ़ें, जनरेटर से पढ़ें, वायरिंग से पढ़ें, जितने आपको चैप्टर मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़िए, ताकि आपके पेपर के लिए बहुत ही बेनिफिट आपको हो। और जितना आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते चलेंगे, आपको उतना ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर फिर भी ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ते रहिए। और जो हमारी वीडियो है लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है। तो ओम का नियम किस प्रयोग किया जा सकता है, देखते हैं। रेक्टिफायर युक्ति के लिए, गैस डिस्चार्ज लैम्प के लिए, या वैक्यूम ट्यूब के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपका ना तो रेक्टिफायर युक्ति के लिए करते, ना गैस डिस्चार्ज लैम्प के लिए करते, ना वैक्यूम ट्यूब के लिए करते, ये नहीं का होगा हमारा। ठीक है ना, तो इन पे तो हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं किया जाता दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि इन पे ओम्स लॉ हमारा फॉलो नहीं करता। जो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे पे ओम्स लॉ नहीं लगता। जो पैसिव एलिमेंट्स हमारे होते हैं, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर्स वगैरह, उन पर ही ओम्स लॉ फॉलो होगा। इस पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, तो इनमें हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये सारे क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट्स बात। रेक्टिफायर जो होता है सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक्टिव एलिमेंट में आ जाएंगे, तो इनको ओम्स लॉ हमारा फॉलो नहीं होगा दोस्तों। ये आपको इसमें याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना कि सामान्य पावर सर्किट्स में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक हैं। सामान्य पावर सर्किट्स में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक है कार्बन प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध, कार्बन वायर बाउंड प्रतिरोध, दो कोई भी या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए भाई, जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं भाई, वो तो क्या होता है, थोड़ा हल्के लो वोल्टेज में होते हैं। हमसे क्या होते हैं, लो वोल्टेज 1/4 वाट, 2 वाट, 4 वाट, ऐसा हमें 2 वाट ऐसे मिलते हैं जनरली। तो बहुत ही कम के लिए होते हैं, पावर सर्किट में इनका इस्तेमाल नहीं करते। तो जो वायर बाउंड सर्किट्स होते हैं भाई, इनका क्या करते हैं, इनका रेजिस्टेंस पावर सर्किट में इनका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो जो वायर बाउंड रेजिस्टर्स जो हमारे होंगे, प्रतिरोधक जो होंगे, वो पावर सर्किट्स के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए,
बहुत ही सिंपल सा जनरल सा क्वेश्चन दिया है भाई आपको। इस प्रकार का सवाल आपसे कई बार पूछा जा सकता है, तो इसमें कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, इजीली से इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए मैं आपको बताऊँ तो देखिए इसका आंसर कितना होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 1 हो जाएगा, फिर 1 और 1 2 और 2, तो हमारा ए ऑप्शन नंबर सी 1 ओम इसका आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 ओम। मैं बताता हूँ 1 ओम इसका कैसा आएगा, इस प्रकार से आप भी जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें ये इस प्रकार का सवाल करने के लिए आप हमेशा सीरीज़ देख लीजिए कि सीरीज़ कहाँ बन रही है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस और ये जो रेजिस्टेंस भाई हमारे किस में आ रहे हैं, सीरीज़ में आ रहे हैं, तो इनको ऐड कर दीजिए। जब इनको आप ऐड कर देंगे दोस्तों, तो इनको ऐड करने का ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, तो इसकी जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा दोस्तों, हमारा एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। कितने ओम का, 2 ओम का। अब 2 और 2 फिर ये पैरेलल में है, मैंने बताया था सेम वैल्यू, उसको आधा कर दीजिए। 2 और 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको हट के दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम। ये सर्किट हमारा हट गया, अब सर्किट ये बचा इतना हमारा, तो ये दोनों फिर सीरीज़ में आ गए। 1 और 1 फिर क्या होता है, सीरीज़ में 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 कहाँ लग जाएगा दोस्तों, पैरेलल में लगेगा हमारा, यानी इस प्रकार से बनेगा 2। और 2 और 2 कितना होता है, फिर पैरेलल में आ गया तो 1 ओम, तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका 1 ओम आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का सवाल मैं करा चुका हूँ दोस्तों, कई सारे नेटवर्क के क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको सवाल करवाए हैं, इसको किस प्रकार से सवाल को हल करना है, ठीक है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा 1 ओम आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी फ्यूज तार की करंट वहन क्षमता निर्भर करती है। किसी फ्यूज तार की करंट वहन क्षमता जो होती है दोस्तों, निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर करती है, पदार्थ की किस्म पर, या कटाक्ष क्षेत्र या उपरोक्त तीनों कारकों पर। तो जो भाई जो फ्यूज की क्षमता होगी भाई तार की, वो किस पर निर्भर करेगी, उपरोक्त तीनों कारकों पर, लंबाई पर भी निर्भर करेगी, पदार्थ की किस्म पर भी निर्भर करेगी, और कटाक्ष क्षेत्र पर भी निर्भर करेगी हमारी फ्यूज की करंट वहन क्षमता, ठीक है ना। फ्यूज़ के बारे में पढ़ना है, फ्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, कार्टिक फ्यूज़ क्या होता है, HRC फ्यूज़ क्या होता है, किटकैट फ्यूज़ क्या होता है, रिवायरेबल फ्यूज़ बोलते हैं हम कई सारे, ठीक है ना, रिवायरेबल फ्यूज़ भी होते हैं हमारे। तो ये आपको पढ़ देना है, ठीक है, और इनसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है हमारा, कि अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसके रूप में परिभाषित किया जाता है भाई इसको, कि अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों हमारा पारे के स्तंभ के रूप में, ठीक है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसके अनुसार, यानी पारे के स्तंभ के अनुसार, ठीक है ना। पारे के, कार्बन के नहीं, या तांबे के नहीं, या धात्विक तार की लंबाई के, किसके अनुसार किया जाता है, कि पारे के स्तंभ के अनुसार क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है, पारे के रूप में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।